आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम एक ऐसे ड्रग के बारे में देखने वाले हैं जो हमारे इमरजेंसी किट का एक अभिन्न हिस्सा है। आज हम जानने वाले हैं एम्योडेरोन के बारे में, जिसे हम कॉर्डेरोन नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं एम्योडेरोन के बारे में। ये जो ड्रग है एंटी एरिथमिक ड्रग है, मतलब जो एरिथमियाज होते हैं, जो रिदम्स डिस्टरबेंस होते हैं, इसमें ये जो ड्रग है यह यूज किया जाता है। और ये ड्रग जो है क्लास 3 एंटी एरिथमिक है। तो जो भी एंटी एरिथमिक ड्रग हैं उनके अलग अलग क्लासेस किए गए हैं, और उसमें जो क्लास 3 है उसमें ये ड्रग एम्योडेरोन आता है। तो इसकी एक्शन क्या है? तो इस दवा की जो मेन एक्शन है, इट इंक्रीज द रिफ्रैक्टरी पीरियड। मतलब दो स्टिमुलस के बीच में जो रिफ्रैक्टरी पीरियड, मतलब जो ये पीरियड है, यह ऐसा पीरियड है जहाँ पे दूसरा कोई नया स्टिमुलस एक्ट नहीं हो सकता। तो ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है इसे ये ड्रग बढ़ाता है, और इसके कारण जो एरिथमियाज हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। ये जो ड्रग है ये एक मल्टी चैनल ब्लॉकर है। मतलब ये जो ड्रग है सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करता है, पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक करता है, और कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करता है, और जो है बीटा रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर देता है। इसलिए ये जो ड्रग है इसे मल्टी चैनल ब्लॉकर कहते हैं। अब ये जो ड्रग है इसे आईवी फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में, दोनों में अवेलेबल है, दे सकते हैं। यह टैबलेट फॉर्म में 100 mg और 200 mg की टैबलेट में अवेलेबल रहता है, और इंजेक्शन फॉर्म में 3 ml की एम्पुल में 150 mg ड्रग अवेलेबल रहता है। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक अगर हम देखेंगे तो इसमें के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह ऐसा है कि जब ये ड्रग ओरली दिया जाएगा तो इसका जो ऑनसेट है वह बहुत ही स्लो है। मतलब इसका इफ़ेक्ट आने में कुछ दिन या हफ्ते लग सकते हैं। इसका मेन कारण ऐसा है कि इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वह बहुत ही कम है, मतलब 30% ही है। और इसका जो गट में से जो एब्जॉर्प्शन होता है वह बहुत ही स्लो एब्जॉर्ब होता है। तो इसका मेन सिग्निफिकेंट ऐसा है कि जब भी हम इस ड्रग को इमरजेंसी में यूज करते हैं तो हम इसे टैबलेट फॉर्म में नहीं दे सकते, क्योंकि इसका जो ऑनसेट है ये बहुत ही स्लो है। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब इसका जो टी हाफ है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब 3 to 8 वीक्स है। वो इसलिए क्योंकि ये जो ड्रग है ये हाईली लिपिड सॉल्यूबल है। तो इसका सिग्निफिकेंट ऐसा है कि जब भी ये ड्रग स्टॉप किया जाता है तो इसका इफ़ेक्ट जाने के लिए बहुत दिन लग जाते हैं। तो ये हो गए इसके इम्पॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टीज़। अब हम देखते हैं कि ये जो ड्रग है इसके यूज़ क्या रहते हैं। तो ये जो ड्रग है इसका मेन इम्पॉर्टेंट ऐसा है कि यह ड्रग एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एरिथमिक है। जिस प्रकार से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक रहते हैं, यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है हर प्रकार के बैक्टीरिया पे काम करते हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एरोबिक बैक्टीरिया, अनएरोबिक। इसलिए हम इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। उसी प्रकार यह जो ड्रग है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एरिथमिक है। वो इसलिए क्योंकि सुप्रावेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर ऐसे जो दोनों टाइप के टैकी एरिथमियाज हैं, तो ये ड्रग इसमें काम करता है। और इसका मेन जो इम्पोर्टेंस है वो रेजिस्टेंट वीटी, जो रेजिस्टेंट वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, जो कोई भी ड्रग को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है उसमें खासकर ये ड्रग दिया जाता है। और रिकरेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये भी जो कंडीशन है इसमें भी ये ड्रग बहुत अच्छा काम करता है। तो ये इसके मेन इंडिकेशन है, रेजिस्टेंट वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और रिकरेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब हम जब ये ड्रग देते हैं तो इसके दो प्रकार रहते हैं।
एक तो एक्यूट कंडीशन में हम इसे दे सकते हैं या एज ए क्रोनिक प्रोफाइलैक्सिस करके ये ड्रग को दे सकते हैं। तो जब भी ये ड्रग एक्यूट कंडीशन में देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया के पेशेंट हमारे पास आ गया है तो पहले क्या करते हैं, इसमें लोडिंग डोज दिया जाता है और इसमें रहता है 300 mg। 300 mg जो ड्रग है ये पेशेंट को दिया जाता है लोडिंग डोज एज एन IV, और उसके बाद इन्फ्यूजन में 900 mg जो ड्रग है वो दिया जाता है ओवर 24 आवर। मतलब यहाँ जो हिसाब है यह 1200 mg का है। तो 1200 mg जो है इसमें के जो 300 mg है वो एज ए लोडिंग डोज देना है और बचे हुए जो 900 mg हैं वो एज एन इन्फ्यूजन देना है ओवर 24 आवर। और जब यह ड्रग एज ए प्रोफाइलैक्सिस के लिए जब हम इसे यूज करते हैं तो शुरुआत में ये जो ड्रग दिया जाता है 400 मिलीग्राम टू 600 मिलीग्राम पर डे, कुछ इनिशियल जो फर्स्ट 1 और 2 वीक्स रहते हैं उसमें यह हम ज़्यादा डोज में देते हैं, क्योंकि इसका हमने पहले ही देखा था कि इसका ऑनसेट जो है बहुत ही स्लो है, इसलिए शुरुआत में हम ज़्यादा ड्रग देते हैं और उसके बाद फिर इसका जो डोज है कम कर दिया जाता है और 100 मिलीग्राम टू 200 मिलीग्राम पर डे दिया जाता है फॉर मेंटेनेंस। अगर पेशेंट को हमने शुरुआत में ही IV दे दिया है तो उसके बाद जब हम पेशेंट को मेंटेनेंस थेरेपी पर रखते हैं तो वहाँ से हम डायरेक्ट फिर 100 मिलीग्राम टू 200 मिलीग्राम पर डे पर रख सकते हैं। तो इस प्रकार यह जो ड्रग है पेशेंट को दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि यह जो ड्रग है इसका एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफ़ेक्ट ऐसे हैं कि जब हम यह ड्रग IV देते हैं तो पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है या ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, मतलब BP लो हो सकता है, या उसका हार्ट रेट भी कम हो सकता है। तो इसका जो मेन कारण है वो है मायोकार्डियल डिप्रेशन। जो हार्ट है इस पर इसका डिप्रेशन एक्शन रहता है। फिर इसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब हम यह ड्रग बंद कर देते हैं तो ये न्यूरोपैथी जो है वो रिवर्स हो जाती है, मतलब यह एक रिवर्सिबल कंडीशन है। साथ में ये ड्रग जब हम देते हैं तो न्यूज़िया हो सकती है या हेपेटाइटिस, मतलब लीवर पर भी सूजन आ सकती है। इसका और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ऐसा है कि इसमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाता है, मतलब जो हमारे लंग्स हैं उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है। यह खासकर तब होता है जब इसका डोज जो है 200 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा पेशेंट को दिया जाता है। फिर पेशेंट में स्किन पिगमेंटेशन भी हो सकते हैं और कॉर्नियल माइक्रो डिपॉजिट, मतलब हमारे आँख में जो कॉर्निया रहता है उसमें माइक्रो डिपॉजिट भी हो सकते हैं। और यह ड्रग के कारण हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकता है, क्योंकि यह जो ड्रग है इसका केमिकल फार्मूला है, इसमें आयोडीन रहता है और यह आयोडीन के कारण हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि ये जो ड्रग है इसके कुछ इंटरेक्शन भी हैं। ऐसे जो ड्रग हैं जो हार्ट रेट को कम करते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर या विरापामिल हो गया, तो इनके साथ अगर हम एमियोडारोन देते हैं तो कार्डियो डिप्रेशन होकर और भी ज़्यादा ब्रेडिकार्डिया हो सकता है और BP लो हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना है। और दूसरा, जब पेशेंट को डिगॉक्सिन या वारफरिन चालू रहता है तो पेशेंट को तो यह जो ड्रग है ये क्या करता है, यह ड्रग का रीनल क्लियरेंस, मतलब उसका जो एक्सक्रीशन है वो कम कर देता है, जिसके कारण इनकी जो लेवल है वह बढ़ जाती है और इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। यह ड्रग खासकर आर्टेरियल फिब्रिलेशन की जो पेशेंट हैं उसमें दिया जाता है, मतलब आर्टेरियल फिब्रिलेशन में हम कार्डेरोन भी दे सकते हैं और साथ में यह ड्रग वारफरिन और डिगॉक्सिन भी शुरू रह सकते हैं। तो डिगॉक्सिन और वारफरिन अगर दिए जा रहे हैं एमियोडारोन के साथ में तो इसका हमें खास कर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो हमने जाना है एमियोडारोन या कार्डेरोन के बारे में, तो हमने संपूर्ण जानकारी इसकी ली है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए ताकि उनको भी इसका नॉलेज हो सके। और ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका आपको ज़रूर निश्चित फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।